अभी हमारे पास जो और टॉपिक है बायोलॉजी के वो है प्योर बायोलॉजी यानी कि शुद्ध जीव विज्ञान। और प्योर बायोलॉजी में दो बड़ी बातें आती हैं जब हम इसको पढ़ते हैं। तो एक हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं कोशिका सेल, और इसके विज्ञान को बोलते हैं साइटोलॉजी। और इसी का दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू, और इसके विज्ञान को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। बेहद आसान और सामान्य सा टॉपिक है ये, और बायोलॉजी की समझ हमें बढ़िया दे देता है। इसमें यहाँ से 2 या 3 सवाल बन रहे हैं, और अभी थोड़ी देर बाद हमारे पास एक बुकलेट है जिसमें सवालों की संख्या 60 है। ये सबको मिल गया है? हाँ, तो इस पर हम सवाल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले तत्काल हम सेल को रिवाइज करते हैं। चलिए जल्दी लौटिए आप लोग तेजी से। मानव का जो शरीर है या किसी भी तरह के सजीव का जो शरीर है वो सूक्ष्मतम रूप में कोशिकाओं से बना हुआ है। नाइनटीन 1664 में 1964 में एक बड़े प्यारे से वैज्ञानिक आए, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने यह बता दिया कि कोशिका क्या होता है। यानी अकबर मर गया, वो ये जानना पाया कि कोशिका क्या होता है। अकबर 1605 में मर गए थे ना, और दुनिया को कोशिका के बारे में पता चलता है 1664 में। अब अकबर अपनी कब्र से हमसे एक दिन पूछ रहे थे कि हमारे जमाने में क्यों नहीं बताए, है ना। अकबर का जब लास्ट समय था तो विज्ञान धीरे धीरे विस्तार कर रहा था। उनके जो नौरत्न थे वो विज्ञान की बातें उनको बताते थे कि पश्चिम में ऐसा हो रहा है, पश्चिम में बता दिया कि धरती गोल है ना। लेकिन तब तक पश्चिम यह ना जान पाया कि रॉबर्ट हुक कि कोशिका भी कुछ चीज होती है। इन्होंने अपने आंगन में एक बड़ा प्यारा सा पेड़ लगाया था, और वो ओक का वृक्ष था, और इसकी छाल जिसे कारक कहते हैं इसको निकाला, और अपनी खुद की माइक्रोस्कोप से इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने एक छोटी सी संरचना बताई, और उसी को इन्होंने सेलुला कहा। और अपनी पुस्तक जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, इसी पुस्तक में पहली बार कोशिका का जिक्र हुआ, सेल का जिक्र हुआ। और इस तरह से दुनिया को 1964 में पहली बार कोशिका जानने को मिला कि कोशिका होती क्या चीज है। और जिस कोशिका का जिक्र 1964 में हुआ वो एक प्रकार की प्लांट सेल थी। कैसी सेल थी? प्लांट सेल थी। और ये एक प्रकार की मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। यानी 1664 में दुनिया ने जब पहली बार ये होश संभाला कि कोशिका भी कोई अवधारणा होती है, तो वो प्लांट कोशिका से संभाला, और वो कोशिका जिंदा नहीं थी बल्कि मृत थी। उसके बाद 1964 के ठीक बाद 1664 के ठीक बाद 1674 के आसपास एक और वैज्ञानिक आते हैं, नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल से सूक्ष्म जीवों के बारे में पता लगाया, और यही समय ऐसा था जब जीवित कोशिका के बारे में हमें पता चला। तो इस तरह से जिस कोशिका की हम कहानी आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, 1664 वाली, ये कोशिका मृत कोशिका थी, और इसको बताया था रॉबर्ट हुक ने, और इनकी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। इसलिए इनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी के तौर पर जानते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक मानते हैं। बाद में 1674 में 7-8-9 सालों बाद जीवित कोशिका के बारे में हमें पता चला। एक और कहानी बनती है, और कहानी बनती है सेल की थ्योरी को लेकर के। कोशिका का सिद्धांत आने में कई दशक लग गए, या यूं कहें कि कई 100 साल लग गए। और 1800 के आसपास 1830 के समथिंग जर्मन के 2 वैज्ञानिक आते हैं। एक का नाम था मैथियस स्लाइडेन। क्या नाम था? मैथियस स्लाइडेन। और एक का नाम था थियोडोर स्वान। ये 2 भाई लोग मिल करके दुनिया के सामने ये समझा दी कोशिका की कहानी क्या है। इन्होंने 3 बड़ी बातें बताई कोशिका को लेकर के। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सजीव के भीतर एकदम सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसे कोशिका कहा जाता है। दूसरी बात बताई कि कोशिका की संख्या होती है। अगर एक कोशिका है उस जीव में तो एक कोशिकीय होगा, यूनिसेलुलर, और अगर एक से ज्यादा है तो वो बहु होगा, यानी कि मल्टी सेलुलर। इन्होंने तीसरी बात बताई कोशिका के भीतर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं,
और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन चल रहा है। जब तक कोशिकाओं में जीवन चलेगा, तब तक जब तक कि कोशिकाओं में क्या होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे। जिस दिन कोशिकाओं में बायोकेमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम उम्र के अंतिम समय में बहुत कम कोशिकाओं के साथ जिंदा रहते हैं। अभी हमारी 100% कोशिकाएं चल रही हैं, नहीं तो 90 तो चली रही हैं। जब हम 60-70 साल के होंगे तो ये कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी। ये चेहरा लटक जाएगा, आंख से दिखना बंद हो जाएगा, कान से कम सुनाई देगा, हाथ कांपेगा, और इसका मतलब है कोशिकाएं काम नहीं करेंगी। मृत्यु दो तरह की होती है। एक मृत्यु होती है एक्सीडेंटल, अचानक कहीं गए, लड़के मर गए, उस समय भी कोशिकाएं धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। ये बात बताई इन तीनों लोगों ने, दो लोगों ने मिलकर के। किसी ने पूछा कि महाशय ये बता दो, स्लाइडन साहब और स्वान साहब, कि जन्म तो हुआ, लेकिन जन्म के साथ जीवों का विस्तार कैसे हुआ, ये जीव बड़ा कैसे बन जा रहा है, ये बता ना पाए। एक और वैज्ञानिक है, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, नाम सुना है? और रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि प्रत्येक कोशिका का विभाजन होगा और कोशिका के विभाजन के साथ साथ नई कोशिका का जन्म होगा। जिस कोशिका का विभाजन है वो मातृ कोशिका है, मदर सेल, और जो नई कोशिका बनेगी वो डॉटर सेल है, पुत्री कोशिकाएं बनेगी। और कोशिकाओं के विभाजन के परिणाम स्वरूप जीवों का वृद्धि और विकास हो रहा है। यानी गांव का, घर का चिंटू पहले छोटा था, बड़ा कैसे हो गया? कोशिकाओं का विभाजन हुआ। तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े हो गए। तो इसलिए बड़े हो गए क्योंकि मातृ कोशिकाएं विभाजित हुई और क्या बना ली? डॉटर सेल बनाई। और प्रत्येक प्रजाति अपनी प्रजाति के अनुरूप वृद्धि और विकास करके रुक जाती है। मनुष्य जो है वो 5 से 6 फीट लंबा होता है और उसके बाद रुक जाता है। हाथी अपने हिसाब से बढ़ती है, चींटी अपने हिसाब से बढ़ती है। सजीवों के लक्षण यही होते हैं। तो ये कुछ कहानी रही कोशिका के इतिहास को लेकर के। अगर हम कोशिका के प्रकार की तरफ आए तो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं हमारे पास। कौन कौन सी हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल। चूंकि सजीवता इन्हीं के साथ है ही, तो ध्यान रखना, अगर लिविंग थिंग से कोई सजीव है तो उसके लक्षण क्या होंगे? मैं आपसे कहूं कि सिद्ध करो कि तुम जिंदा हो, आप हमें ऐसे 5 साक्ष्य दीजिए जिससे मैं जान पाऊं कि आप जिंदा हो। तो हम शोषण कर रहे हैं, हम पोषण कर रहे हैं, हमारा वृद्धि और विकास हो रहा है, हम गति कर सकते हैं, गमन भी कर सकते हैं, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। क्या हम उत्सर्जन करते हैं? प्रजनन, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब है कि ठंडी में, गर्मी में अलग अलग व्यवहार दिखाना। क्या हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस। अगर कोई हमें मारेगा तो हम उसको, तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे आधार है जिस आधार पर हम क्या है? जिंदा है। जिंदा हो तो जिंदा रहने काम करो, और इनको पहले याद करो। तो याद नहीं करना है तो बस दिमाग रखना है। तो वैसे ही ये सारे गुणों को लेकर के हमारे पास 2 प्रकार के सजीव मुख्य तौर पर दिख रहे हैं। एक तो हमारे पास पादप हैं, प्लांट, और इनकी सेल सूक्ष्मतम रूप में होगी। और दूसरा धरती पर क्या है? एनिमल है, तो इनकी भी क्या होगी? सेल होगी। तो आमतौर पर कोशिकाओं के 2 ही प्रकार हैं जिसको हमें जानना है। हम यहां से जो सवाल उठाएंगे वो उठाते क्या है कि पहले इनके बीच अंतर क्या हो सकता है, वर्सेस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। तो पहले वर्सेस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक फिगर मेंटेन कर ले तो ये हमारे पास एक प्लांट सेल का फिगर मेंशन हो रहा है। प्लांट सेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी जो बाह्य परत है वो सेल वॉल की है, और नंबर 2 क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यानी किसी भी प्लांट सेल में 2 परत हैं, पहली कौन सी और दूसरी? चलिए, किसी भी जंतु कोशिका में एक परत है, और क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ठीक है। सबसे बड़ा अंतर यही दिखा। दूसरा जो अंतर हमें दिखेगा, किसी भी जंतु कोशिका में बीच में क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक है, और किसी पादप कोशिका के किनारे पर क्या है? न्यूक्लियस या पादप है। किसी पादप कोशिका में बड़ा सा रिक्तिका वक्ल होता है जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा है? पानी। किसी भी जंतु कोशिका में भी वक्ल होता है, लेकिन वो छोटा और कई होते हैं, छोटे छोटे और कई होंगे। तो इसमें भी आपको रिक्तिका मिल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका आकार कैसा है? छोटा है और संख्या ज्यादा है। कोई दिक्कत?
ठीक है। किसी भी पादप कोशिका में हमें लवक मिलते हैं, हरित लवक याद है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लवक की खोज करने कहाँ जाएंगे, जंतु में, तो यहाँ पर कोई लवक हमें नहीं मिलेगा, यानी लवकों का क्या है, अभाव दिख रहा है। क्लियर हुआ। किसी भी पादप कोशिका में जो भोजन हमें स्टोर होता हुआ दिखेगा वो दिखता है मुख्य तौर पर वसा। क्या दिखेगा, वसा। और दूसरा जो दिखता है वो क्या दिखेगा, बताओ जरा, स्टार्च। क्या दिखेगा, स्टार्च। और किसी जंतु कोशिका में वसा और ग्लाइकोजन, क्या मिलेगा, वसा और ग्लाइकोजन। तो लगभग बातें हमारी इतनी अगर समझ में आ जाएं तो हम पादप और जंतु कोशिका के वर्सेज को कवर कर सकते हैं। अगर इसको हम श्रेणीबद्ध करने का प्रयास करें तो आपकी तरफ से हमें जवाब मिलना चाहिए, और मैं इसे श्रेणीबद्ध कुछ इस तरह से करूंगा, आपको बताना है बस खाली। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है, आपको हाँ या ना में जवाब देते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बताना जरा कि भित्ति क्या पादप कोशिका में होती है और जंतु में, चलिए, और झिल्ली, अंतर क्या है, और ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवक बताना जरा यहां पर। तो मूल रूप से अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो तीन जो अंतर है ये मूल अंतर होते हैं। बाकी भी बहुत सारे अंतर हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो आप बता सकते हो। आप जरा बताना माइटोकॉन्ड्रिया, तो ध्यान देना, मैंने बताया नहीं लेकिन ध्यान रखना, पादप में होता है ना, पाया जाता है, लेकिन कम, क्या हो जाएगा, कम, और इसमें ज्यादा तुलनात्मक रूप में, क्योंकि हमें जो जंतु है उनको गमन भी करना है और गति भी करना है, यानी कि अपने स्थान पर मूवमेंट भी करते रहना है और लोकोमोशन भी करना है। तो बोथ वर्क के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो हमें ज्यादा क्या करें, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ऊर्जा भी बनाता है ना। पादप केवल गमन करते हैं, गति नहीं करते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब चूंकि वो गति करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा आवश्यक नहीं है। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे और सवाल करूं कि और क्या अंतर हो सकता है, तो रिक्तिका के अंतर आप बता सकते हैं। क्या अंतर दिखा, बड़ा और एक, छोटा और कई, है ना। अगर मैं आपसे और अंतर पूछूं तो भोजन संग्रहण का अंतर आप बता सकते हैं। क्या है, वसा और स्टार्च है, वसा और ग्लाइकोजन है। कोई दिक्कत। अगर मैं और कुछ अंतर आपसे प्रकट करने का प्रयास करूं तो लाइसोसोम के बारे में एक अंतर आता है कि क्या पादप में लाइसोसोम होते हैं। लिखिए, रेयर। कैसे होते हैं, रेयर, बहुत कम है, विवाद है इस पर। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, रेयर मानेंगे। और अगर लाइसोसोम हम एनिमल में देखें तो क्या है, होता है। तो बेसिकली अगर इतना अंतर आप समझ गए हो तो दोनों को आप बड़े आराम से जान पाएंगे कि एनिमल में क्या अंतर और प्लांट में क्या अंतर। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमें कोशिकाओं के स्ट्रक्चर पर समझना होगा, कोशिका की संरचना होती कैसे है। तो किसी भी कोशिका का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसके तीन हिस्से होते हैं। एक उसका लेयर या आवरण होता है, दूसरा इसका जो हिस्सा होता है वो इनके कोशिकांगों का या ऑर्गेनल्स का होता है। हमारी कोशिका में कई प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तीसरा हिस्सा कोशिका के केंद्रक को लेकर के होता है, यानी कि न्यूक्लियस को लेकर के। और न्यूक्लियस के भीतर ही हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में और क्रोमोसोम, किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। ये तमाम बातें केंद्र के भीतर हो जाती हैं। आवरण के मसले में दो ही है हमारे पास, एक तो वाल है यानी कि भित्ति, और दूसरा क्या है, झिल्ली है यानी कि मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला मामला। अब कोशिकांग जो होते हैं ये तीन तरह के हैं हमारे पास। यहां से सवाल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एक होते हैं जिनमें हम सेकंड लेयर किसका मानते हैं, दो झिल्ली होती है। एक ऐसे जिसमें एक ही झिल्ली, क्या होती है, एक झिल्ली होती है। तीसरे में जो होते हैं वो बिना झिल्ली के, यानी कि झिल्ली रहित होते हैं। तो ये एक मामला ये हो गया। जो हमारे पास सेकंड लेयर के वो दो है, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे होते हैं लवक। कौन से, लवक। अंग्रेजी भाषा में इसे हम प्लास्टिड कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया अंग्रेजी में ये, हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। एकल झिल्ली में पहला जो होता है उसे बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, या इसे अंग्रेजी भाषा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी वाला जो हिस्सा इसे बोलते हैं गाल्जी का या गोल्जी बॉडी। सी वाला हिस्सा जो उसे बोलते हैं लाइसोसोम या लयन काय। क्या बोलेंगे, लाइसोसोम या लयन काय। झिल्ली वाला जो है बिना झिल्ली के दो होते हैं, राइबोसोम और दूसरे होते हैं सेंट्रोसोम।
तो दो ऐसे हमारे पास हैं जिनमें कोई झिल्ली नहीं है, ये कोशिका द्रव्य में डूबे होते हैं। तो किसी भी कोशिका को पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, 2 और 3 2 5 2 7 और 7 3 10, कुल 12 ऐसे टॉपिक हैं। अगर इनको हम समराइज तरीके से पढ़ डालें तो कोशिका से बाहर से सवाल संभव ही नहीं ना आए। मतलब मान के चलना कि लगभग हम फाइनल कर लेंगे, चाहे कठिन हो या सरल सवाल आए। सरल सवाल आप भली भांति जानते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे ऐसे बिंदुओं पर रोकूंगा जहां से सवाल हिट हो सकते हैं या आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भित्ति, फिर झिल्ली, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लवक, फिर ईआर, फिर गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम। अगर इनको पढ़ लिया जाए तो फिर आगे कहानी और आसान हो जाएगी। पहला जो हमारा हिस्सा है वो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। दोनों को समझते हैं। हमने ये जाना कि पादप कोशिका में दोनों होते हैं और जंतु कोशिका में एक होता है। तो अगर हम वाल की चर्चा यहां पर करें तो ऐसे समझिएगा कि पहली बात तो ये निर्जीव, इसमें जीवन नहीं होता, और निर्जीव होने के नाते ये पूरी तरह से पारगम्य है। क्या है? पारगम्य है, यानी कि फ्रीली परमिएबल है। इसमें किसी तरह का रोक टोक करने की ताकत, जिंदा ही नहीं है तो मरा है तो क्या ही मतलब है ना। दूसरी बड़ी बात कि ये प्लांट और एनिमल, सॉरी, केवल प्लांट में है और कैसा है? फर्स्ट लेयर। कौन सा है? फर्स्ट लेयर होता है। हमारे पास विभिन्न प्रकार के पादप हैं, जैसे मान के चलना, अगर अपने गांव का आम, महुआ, नीम, पीपल देखा जाए तो इनमें जो आपको भित्ति मिलेगी ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। अगर हम बात करें शैवाल की, तो शैवाल में भी वही एक सेम कहानी, किसकी है? सेल्यूलोज की। अगर हम बात करें कवक की, किसकी? कवक की। तो बना किसका है? काइटिन का। किसका बना है? काइटिन का। यदि बात करूं जीवाणु का या बैक्टीरिया, किसका? तो ये बनी है पेप्टाइडो ग्लाइकेन। किसके बनी है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन, या इसी को बोलते हैं न्यूमेरिक एसिड। क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक अम्ल के तौर पर जानते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये वाल करती क्या है। तो वाल के करने का मामला यह है कि जैसे मान के चलो कि दो कोशिकाएं हैं प्लांट की, तो इन दो कोशिकाओं को आपस में क्या कर देना? जोड़ देना। और जोड़ने के लिए एक विशेष तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टिन। क्या बोलेंगे? पेक्टिन। इसे कहा जाता है सीमेंट एजेंट। क्या बोलेंगे? जैसे सीमेंट की तरह व्यवहार करता है। हमारी किसी भी कोशिका भित्ति की 3 परत होती है, जिनमें से एक परत का नाम है मध्य पटल। क्या नाम है? मध्य पटल, या इसको अंग्रेजी में मिडिल लैमेला कहते हैं। आमतौर पर यह बनी है कैल्शियम और मैग्नीशियम। किसकी बनी है? और इसी मध्य पटल को आपस में जोड़ करके हम एक सेल से दूसरी सेल को अटैच कर देते हैं और काफी दृढ़ता प्रदान करते हैं, यानी कि पादपों को क्या बनाते हैं? हार्डनेस देते हैं। इसी वजह से पेड़ पौधे हमारे काफी कठोर हो जाते हैं। तो कोशिका भित्ति का बेहतरीन कार्य क्या हो गया? पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ देना और जोड़ करके उनको हार्ड बना देना। इसलिए पेड़ों को पकड़ेंगे तो बहुत कठोर होते हैं इंसानी शरीर की तुलना में। कभी आपको मौका मिलेगा इंसानी शरीर पकड़ने के लिए तो हो सकता है आपको लगे कि ये बड़ी कमजोर सी शरीर है ना? अभी हाल फिलहाल, हल्ला क्यों करे? कभी इंसानी शरीर नहीं पकड़े हो? चलिए पेड़ ही पकड़ के देख लो, है ना भाई। इंसानी शरीर पकड़ने का तरीका, बहुत सारे लोग हैं, इंसान पकड़ लो, है ना, बगल वाला जा रहा है उसको पकड़ लेना तो कह इंसानी शरीर पकड़ रहे हैं। चलिए क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, इतने ही सवाल यहां से पूछे जाएंगे। सवाल हिट होने का तरीका ध्यान देना, मैं जहां पे रेड कर रहा हूं वहां पे ध्यान दो। पहला पूछेगा क्या? सेल्यूलोज का। दूसरा काइटिन का, पेप्टाइडो। तीसरा सवाल पूछेगा कि मध्य पटल किससे बनी है। चौथा सवाल करेंगे कि कौन सा होता है, और तीसरा मेन वर्ग क्या है इसका। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। हमने जाना कि ये मरी हुई है, हमने जाना कि पूरी तरह से पारगम्य है, और हमने जाना कहां पर है ये? केवल प्लांट में। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की जो व्यवस्था है वो कुछ अलग सी है। अलग व्यवस्था ऐसी है कि झिल्ली जो है वो जिंदा है, वो मरी नहीं है। क्यों जिंदा है? क्योंकि ये बनी है, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा ना अभी आपने, किससे बनी है? कोलेस्ट्रॉल से। और कोलेस्ट्रॉल बना किससे है? फैट प्लस प्रोटीन से। तो आपसे अगर कोई सवाल करे कि कोशिका झिल्ली की रासायनिक संरचना क्या है, तो फैट प्लस प्रोटीन। अब चूंकि ये जीवित है तो जीवित होने के नाते ये अर्धपारगम्य, कैसी है? अर्धपारगम्य है, यानी कि ये जिसको चाहेगी उसको आने देगी और जिसको नहीं चाहेगी उसे रोक लेगी। कुल मिला के जैसे हमारे घर की चाय की छन्नी है, वो क्या कर रही है? चाय पत्ती रोक ले रही और चाय को नीचे, तो उस तरह का व्यवहार ये कर रही है। इसको अंग्रेजी में हम सेमी परमेबल कहते हैं। इसके 3 बड़े काम होते हैं। पहला पारगम्यता। क्या करना? पारगम्यता करना, यानी कि अगर कोई भी जीव किसी
अन्य वस्तु के संपर्क में आ रहा है तो उससे कणुओं का या कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। अगर अपना हाथ मैं पानी में डुबो देता हूं तो हो सकता है मेरे हाथ का पानी या पानी का हिस्सा मेरे हाथ में चला आए, क्योंकि इसमें पारगम्यता का भाव दिख रहा है। दूसरी जो व्यवस्था है वो है विसरण की व्यवस्था, और तीसरी जो काम करने की इनकी व्यवस्था है वो है परासरण। कैसी? परासरण या ओस्मोसिस। तो आपसे कोई सवाल करे कि झिल्ली के 3 काम कौन कौन से हैं, तो परमिएबिलिटी, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, ये 3 कामों को मिलाकर के झिल्ली रहती है। भली भांति जान रहे हैं कि झिल्ली किसी भी अगर जंतु कोशिका की चर्चा हो तो ये कैसा है, फर्स्ट लेयर है और एकमात्र लेयर है, और प्लांट में कैसा है, ये सेकेंड लेयर है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोशिका आवरण को आगे करते हुए हम पहुंच जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए बहुत काम की अवधारणा है। माइटोकॉन्ड्रिया का बड़ा सुंदर सा एक चित्र होता है, इसको आप बस समझ लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि दोहरी झिल्ली का मामला है तो यहाँ पर एक झिल्ली बड़ी साफ सुथरी आपको दिख रही है, लेकिन लास्ट वाली झिल्ली कैसी है, काफी ज्यादा मुड़ी मुड़ी सी है। मुड़ी हुई रचना को क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और अंदर की पूरी व्यवस्था को हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। बात को समझिए। यहां से जब हम और अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर यहां पर कुछ इस तरह का हिस्सा है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। क्या डीएनए है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। और यही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारी अम्मा से हमें मिलता है, बापू से नहीं मिलता। ठीक है ना? ये जो डीएनए हमारे अंदर जितनी भी हमारी ताकत है, सारी ताकत अम्मा से मिली है, बापू जी से कुछ ना मिला है। समझ गए ना? क्योंकि उनका केवल और केवल स्पर्म का केंद्र ही हमारे पास आया था, और हमारी अम्मा का पूरा जो एग है वो आया। और एग एक सेल है, और सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव की जो ताकत है उसकी माता जी से है, क्योंकि सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास 2-3 अरब जो कोशिकाएं हैं उनमें ढेर सारी माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, सारी हमारी माता जी की हैं। उन्हीं की ताकत हमारे अंदर घूम रही है, वही आपके अंदर सारी कहानी है। तो इसीलिए कहते हैं स्त्रियां रोगों की वाहक होती हैं। सुना है ना? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो हमें कहां से मिला? माता जी से मिला है। तो इसकी बड़ी खासियत है ये। इसके अलावा हम माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झांकेंगे तो ऐसे गदानुमा संरचना दिखती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलेंगे? यही ऑक्सीसोम जो भैया है, यही जो है एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटीपी। वो जो रमेश खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं, मान के चलो रमेश ने दाल चावल खाया तो रमेश की दाल चावल बदल गई किसमें? ग्लूकोज में। कहां बदली? आप कुछ भी खाओगे बदलेगा किसमें? वो ग्लूकोज में बदलेगा ना। तो अब ये ग्लूकोज भाग आया माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां भाग आया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और रमेश ने ली सांस, और जैसे रमेश ने श्वसन किया मिल गया ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया कि ग्लूकोज को रिएक्शन कर किससे? ऑक्सीजन से। तो ये जो घटना घट रही है ये और कहीं नहीं घट रही। कहां घट रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीसोम में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो हर कोई जानता है ना, आप उसके अंदर भी जाओ और वहां से अगर सवाल आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर कहां हो रहा है, क्या होगा? ऑक्सीसोम होगा। और यहां पर बना एटीपी। क्या बन गया? एटीपी। और यही एटीपी दिन भर हम आज 8-9 घंटे पढ़ रहे हो, एटीपी ही काम कर रहा है ना। ठीक है। और माता जी का दिया हुआ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सारा खेल इसे कहते हैं माँ का दर्जा कोई अलग ले ना पाया तक ना, माँ है ना। इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया लेके चल रहे हैं हम, उन्हीं का है। पता नहीं कैसे बदमाश टाइप के लोग होते हैं, दिल दुखा देते हैं उनका, परेशान कर देते हैं। क्या है, कैसा जीवन है इनका? बहुत अशिक्षित लोग हैं, वृद्धाश्रम खुले हुए हैं माओ के लिए। वही डीएनए लेके तुम घूम रहे हो, मर जाओगे। हार्ट अटैक आएगा ऐसे लोगों का, और ऐसे लोगों को आ ही जाए, है ना। तो ये कहानी है। विज्ञान बहुत मार्मिक है, बस विज्ञान को समझो, है ना। जैसे यहाँ से आप, मुझे बहुत आसानी हो जाएगी, हम लोग यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, 5 को मिलोगे, बायोटेक पढ़ाऊंगा मैं। जब 5 को बायोटेक शुरू करूंगा तो काफी स्मूथली आप समझोगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, इसके अंदर और कुछ भी है। क्या है? यहाँ पर डॉट डॉट दिखता है, और ये होता है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। अब समझना इस बात को, जिस भी कोशिकांग के पास खुद का डीएनए हो और खुद का राइबोसोम हो, वो बड़ा मजबूत कोशिकांग है। डीएनए की जो ताकत है वो कुर्सी है। ऐसे मान के लो कि मैं डीएनए हूं और मैं आदेश दे रहा हूं कि 5 किलो जलेबी लाओ, बंटवा देते हैं एक एक टुकड़ा सब में। चलिए, तो अब नहीं, ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, बता रहे हैं बस। तो मैं डीएनए, और मैंने जिससे कहा कि 5 किलो जलेबी लाओ, वो क्या है? राइबोसोम का है। वो जाएगा, अगर जलेबी नहीं बनी बनवा के भी लाएगा। तो डीएनए ये कहता है कि तुम्हारे लिए प्रोटीन बनाओ, इंसानी शरीर के लिए क्या बनाओ? प्रोटीन बनाओ। और प्रोटीन बनाता कौन? राइबोसोम। कौन बनाता है? समझ गया ना मैं बात को?
तो अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो कहानी है कि जिसके पास खुद का डीएनए हो और जिसके पास खुद का राइबोसोम हो, ये खुद के लिए क्या बना सकता है? प्रोटीन। और जो खुद के लिए प्रोटीन बना सकता है उसे हम अर्ध स्वायत्त क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग बोलते हैं। पूरी कोशिका में या तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ या तो हरित लवक के साथ ये स्थितियां बन पाती हैं कि वो अर्ध स्वायत्त अंग होते हैं। क्योंकि मानव के शरीर में हरित लवक नहीं है, इसलिए हमारे पास हमारी कोशिका में एकमात्र अंग है, वो क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है? खुद का प्रोटीन बना सकता है कुछ मात्रा में, इसलिए सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्या है? सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। क्लियर हुआ? ठीक, तो तीन चीजें चाहे जाना आपने। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पता है ना? हाँ, एक ऐसी पावर हाउस बना लो, यहां से ऐसे धुआं निकाल दो, ऐसे दिखा दो कि क्या है? पावर हाउस है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। दूसरा हमने जाना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम, इसलिए स्वयं प्रोटीन बनाएगा। तीसरा हमने जाना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आनुवांशिकता दर्शाने का काम करता है। चौथा जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगली नुमा रचनाएं बनी उसे क्रिस्टी कहते हैं और पूरा हिस्सा मैट्रिक्स कहलाता है। ऑक्सीसोम में एटीपी बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब दो एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है कार्ल बेंडा, नाम सुना है, और एक है रिचर्ड अल्टमन। तो इन दोनों के नाम याद है ना? ठीक, अच्छी बात है, ये इसी से जुड़े हैं। अगला हमारे पास है लवक यानी कि प्लास्टिड। ध्यान देना, दो वैज्ञानिक हैं, एक है अर्नेस्ट हेकल, क्या नाम है? अर्नेस्ट हेकल, और एक है सिम्पर, क्या नाम है? सिम्पर। देखो, अर्नेस्ट हेकल ने जब लवक के बारे में बताया कि बुढ़ा गए थे और मर गए तो सिम्पर ने सारी खेल कहानी इनकी हथिया ली। लेकिन खोजकर्ता हमेशा कौन रहेंगे? हेकल रहेंगे। और व्याख्या कौन करेंगे? सिम्पर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हरित लवक किसने खोजा तो क्या बताएंगे? सिम्पर। क्योंकि लवक बता के निकल लिए भाई साहब, सिम्पर ने सारा खेल किया। तो हरित लवक पर जितना रिसर्च हो कौन किया? वो सिम्पर ने। तो अर्नेस्ट हेकल और सिम्पर याद रखिएगा। लवकों की जो कहानी है ये भी कैसी झिल्ली है? दोहरी झिल्ली है ना? और इसका जो काम है भैया वो ये है भोजन बनाना। क्या करना? भोजन बनाना। और प्लस में भोजन का संग्रहण करना। क्या करना? भोजन का। दो बड़े काम है इसके जो पादपों के साथ बनता है। लवक तीन तरह के हैं मुख्य तौर पर, अगर इनको हम क्रमबद्ध करें आपके लिए तो हाँ, यहां से आते हैं। तीन ऐसे हैं। पहला होता है जिसे बोलते हैं हरित लवक। यहां से जो सवाल बनेगा बस उतना ही ध्यान देना। सवाल ये बनेगा कि इसके पास खुद का डीएनए है। क्या है? 70 यस प्रकार का खुद का राइबोसोम है और इन खूबियों के कारण ये क्या है? अर्ध स्वायत्त। क्या है? अर्ध स्वायत्त। ठीक। दूसरी जो बात बनती है वो ये बनती है कि इनमें ये प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक। बाकी ग्रेना और स्ट्रोमा के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर रखी है। दूसरा जो हिस्सा है वो है वर्णी लवक। क्या है? वर्णी लवक। ये वर्णी लवक जो होते हैं ये रंग प्रदान करते हैं, रंग कलर देते हैं। और आमतौर पर कलर देने का जो भावना है वो लाल है, पीला है, नारंगी है और बैगनी है। बाकी भी देते हैं लेकिन आमतौर पर इतने ही कलर ज्यादा देते हैं। और एक खास और बात इनके साथ जुड़ती है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। इसको ध्यान रखिएगा, है ना? कई बार हमारे मन में आ जाता है कि रंग हरा है नहीं इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट इनके पास पावर नहीं है, लेकिन ये पावर जरूर है कि अगर वो हरित लवक 5 काम करेगा तो 2 एक काम ये भी कर देंगे। तो कसम खाई बात नहीं है कि कर नहीं सकते, करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा। तीसरा जो मामला है इसके साथ वो है अवर्णी लवक का। अवर्णी लवक को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट के तौर पर जानते हैं। ये अवर्णी का मतलब ये इनमें वर्ण नहीं है, यानी कि ये कलर नहीं है। हालांकि इनका जो कलर है वो सफेद कैसा होता है? दूसरी खास बात ध्यान देना कि ये हमेशा सूर्य के प्रकाश से दूर होते हैं। यानी कि दूर होने का मतलब ये है कि डायरेक्ट सनलाइट में ये नहीं आएंगे, और आएंगे तो इनको ईश्वर बचा के रखेगा, तभी हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो अवर्णी लवक है ये 3 तरह के होते हैं जिनकी अपनी अलग कहानी है, उसको समझते हैं। यहां तक हो गया ना? हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक का जो सवाल बन सकता था मैंने बता दिया है। अवर्णी लवक से जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि ये मुख्य तौर पर 3 चीजें अपने साथ संजो के रखते हैं। पहला ये रखते हैं स्टार्च। क्या रखेंगे? स्टार्च। और ये कहलाते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या कहलाएंगे? एमाइलोप्लास्ट। ध्यान देना, ये बोर्ड चूंकि बहुत सारे पीडीएफ लेके चल रहा है ना, तो लिखते समय वो अपने आप हटा दे रहा है। क्या चीज? हाँ ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो एमाइलोप्लास्ट की बात है। स्टार्च रखेगा अपने पास। तो जितना आलू है ना और चावल, इनमें कौन सा होगा? एमाइलोप्लास्ट अम्लीय लवक होता है। एक और हमारे पास है, वो है प्रोटीनोप्लास्ट। क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट है। तो नाम से ही पक्का क्लियर क्या रखेगा अपने साथ? प्रोटीन। क्या रख देगा? प्रोटीन। तो जितनी दलहन है वो किसमें होंगे?
प्रोटीनोप्लास्ट होगा। एक और अवर्णीय लवक होता है जिसे हम कहते हैं इलियोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? इलियोप्लास्ट। और जो इलियोप्लास्ट होते हैं ये रखते हैं वसा। क्या रखेंगे? वसा। तो जितना तिलहन वाला मामला है ये क्या होगा? इलियोप्लास्ट। अब जरा सोचिए, हमने कहा कि ये सूरज से दूर होंगे और इनमें कलर नहीं होगा। आलू अगर आप खुले में रख देते हो तो हरी हो जाती है। हरी होने का मतलब कि अवर्णीय लवक क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया और उसमें सोलरीन बन जाता है जो कि जहर होता है। आप प्रोटीन दलहन का एक भी एग्जांपल उठा के देखिए, वो सब पैक करके बनती हैं। दलहन अगर आप अरहर की दाल लीजिए, पेड़ देखा अरहर का, तो पैक भगवान बनाते हैं, उसका पैकिंग रहती है ना। मटर की पैकिंग, उड़द की पैकिंग, चने की पैकिंग, सब की पैकिंग भगवान बना के दिए हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ जाएगी तो दलिया खराब जाएगी। इसलिए घर में देखना दाल बहुत ज्यादा धूप में सुखाते नहीं है, नहीं दलिया सफेद हो जाएगी। समझ गए? तिलहन को देख लेते हैं। जितना भी तिलहन है उसको तो ऐसा बचा के रखते हैं भगवान। मैं एग्जाम्पल तो मूंगफली का सोचो, मिट्टी के अंदर गाड़े हैं और इतना मोट लकड़ी का ठोकरा लगाए हैं और उसके अंदर भी एक पतली परत बनाए है प्लास्टिक वाली लाल लाल, और उसके अंदर छुपा क्या रखे हैं? सोच लो कितना टेक्निकल मामला बनाए भगवान। तब जाके मूंगफली का दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं है, गाना निकल के आता है। समझ गया ना? ऐसी देखो, सरसों उठा के देख लो, कवर लगा है, सफेद कवर का एक ठो उसमें वो भी लगाए हैं अंदर में, और सरसों के दाने के ऊपर भी कवर लगी है, और निकाले तो तब पीला पीला दो सरसों मिलेगा। हम मुस्कुराएगा कि बेटा बहुत अंदर थे हम। तो ये जो हमारे पास अवर्णीय लवक है, धूप से क्या है? बहुत दूर है। अगर डायरेक्ट आएगा सन में तो कवर बनेगा, नहीं तो जमीन के अंदर छिपा रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए बढ़ते हैं। लवकों की कहानी से आगे बढ़े तो हमें मिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इंसानी शरीर की कोशिका का चित्र यहां पर बना लें तो ये इनका केंद्रक है। ठीक है, इसी केंद्र के चारों तरफ ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो कि पूरी कोशिका में ऐसे फैला हुआ है। वास्तव में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ईआर का है। किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो पूरी कोशिका में कंकाल की तरह फैला नहीं है। अगर ये कमजोर हो जाए तो कोशिका पिचक जाएगी, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कोशिका का कंकाल। क्या बोलेंगे? कोशिका का कंकाल कह देंगे, सेक्लेशन। अब ध्यान देना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका अगर कनेक्ट हो रही है तो इनके बीच में क्या है? केंद्रक है, और केंद्रक के साथ क्या है? कोशिका का कंकाल। तो कनेक्शन कहां से पा रहे हो? कंकाल से पा रहे हो ना। यहाँ का ईआर, फिर यहाँ का ईआर, हर जगह ईआर क्या हो रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं हाईवे। क्या बोलते हैं? हाईवे। तो दो बड़ी बातें ध्यान दीजिएगा, कोशिका का कंकाल और कोशिका का हाईवे कौन होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तो कोई सवाल? ध्यान देना, ये जो ईआर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। हो गया? ठीक है, चल जाएगा। अच्छा, पेन चेंज करना पड़ेगा। ये पेन से नहीं होता है, वो दरअसल पेज चेंज करना पड़ता है। चलो, होता क्या है कि जब मैक्सिमम वो हो जाते हैं पीडीएफ, तो बोर्ड ही तो है ना, ये चाइनीज होते हैं सारे। अब जहां कभी लेकिन इनकी हिम्मत कितनी है? 100 पेज है ना इसमें, 100 क्या ज्यादा है? नहीं, अभी और ज्यादा होगा, 1000 के ऊपर होगा। चलिए याद है ना, ईआर को समझना। ईआर दो तरह के होते हैं। पहला होता है आर ईआर। कौन होगा? आर ईआर। इसको बोलते हैं रफ। क्या बोलेंगे? रफ। और एक होता है एस ईआर, इसको बोलते हैं स्मूथ। क्या बोलेंगे? स्मूथ। रफ इसलिए बोलेंगे कि इसके साथ जुड़ा होता है राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। अब चूंकि राइबोसोम जो है ये बड़ा सरसों के दाने जैसा है और जगह जगह चिपक गया। अब इसको छुओगे तो हल्का सा खुरदुरा है, और चूंकि राइबोसोम है तो क्या बनाएगा? ये प्रोटीन बना ही देगा। बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर स्मूथ इसलिए है कि यहां पर राइबोसोम नहीं है। चूंकि राइबोसोम नहीं है फिर भी ये बेचारा अकेले के दम पर लिपिड बना रहा है। क्या बना रहा है? लिपिड। लिपिड का मतलब फैट। क्या? फैट बना रहा है। सोचो कि ऊपर क्या बना, नीचे क्या बना, और प्रोटीन प्लस फैट बराबर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। से क्या बनता है? झिल्ली। तो आपसे सवाल आ सकता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस में मदद करता है? कोशिका झिल्ली बनवाने में मदद करेगा ना। तो ये क्या बना दिया उसने? प्रोटीन और लिपिड। एक और ध्यान देना, जो सवाल बनता है यहां से वो ये बनेगा कि ये जो एसईआर है इसकी खास बात क्या है कि हमारा जो लीवर है यकृत, इसमें जो एसईआर होता है ये हमारी बड़ी मदद करता है। जब हम कभी जहर खा लेते हैं, मतलब हम नहीं खा लेते, मतलब लोग कोई खा लेता है, और जहर तो हर कोई खा रहा है थोड़ा थोड़ा। पर्यावरण प्रदूषित है, लौकी लेके आ रहे हो, इंजेक्शन लगा है, खा के घूम रहे हो, है ना,
गुटखा खाए घूम रहे हो, जहरी तो है। तो जब जहर ज्यादा हो जाता है तो डिटॉक्सिफिकेटर का काम, डिटॉक्सिफिकेटर मतलब निर्विषी कारक, जहर को कम करने का प्रयास वो कौन करेगा? एसईआर करता है। तो शरीर को विषैले प्रभाव से बचाने का पूरी व्यवस्था किसके पास है? एसईआर के पास है। अब ध्यान देना, एक वैज्ञानिक, तो उनका नाम था कीथ आर पोर्टर। क्या नाम है? कीथ आर पोर्टर। कीथ आर पोर्टर ने सबसे पहली बार आर ई आर के बारे में बताया। तो ई आर और के आर यानी कीथ आर पोर्टर। तो तीन चार बातें यहां पर आपने जानी। पहली बात कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल है और हाईवे है। दूसरा जाना कि दो प्रकार के होते हैं, आरईआर में राइबोसोम होता है और प्रोटीन बनाता है, और एसईआर में राइबोसोम और प्रोटीन क्या बनता है? फैट बनता है। और दोनों को मिला दो तो बन गया झिल्ली का मामला। फिर हमने जाना कि एसईआर जहर से बचाने का काम कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हुई, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है गाल्जी बॉडी। इटली के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कैमिलो गाल्जी। इन्होंने बताया कि भैया ये गाल्जी काय है। अच्छा ठीक है। दरअसल गाल्जी काय भी बड़ा सुंदर सा एक हमारे पास ये कोशिकांग है। अगर इसको हम केंद्रक मान लेते हैं, और केंद्रक के ठीक बगल बगल में ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ठीक इसी के बगल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये ऐसे मान के चलना कि आपकी बड़ी बहन है। ये बड़ी बहन देखे ना, चलिए बदमाश टाइप की, तो उससे कह दो कि एक रोटी दे दो। अगर वो गुस्सा है तो मार बैठेगी, प्रसन्न है तो खिला देगी। अगर गुस्सा है, आपने उसको छेड़ा है, परेशान किया है, या उसका कोई सामान पहन के निकल के तोड़ के लाके रख दिए हो, तो जहर बो के रखिए एकदम से, मिलो। इसके साथ वो कहानी है। ये कह रही है, ये माइट गाल्जी काय कहता है कि ये बताओ कि जब ये प्रोटीन बना रहा है तो ये प्रोटीनों बना के भैया इसे फेंक देता है ऐसे ऐसे, कुछ इकट्ठा, जैसे रोटी बनाया ऐसे क्या करा? फेंक दिया। अब इसको कहा गया कि जाओ रोटी इकट्ठा कर लो। कह रहा मैं क्यों करूंगी? तो कहा गया कर लो कर लो। तो गई। इसका काम है उस रोटी को क्या करना, मतलब रोटी नहीं लिखना है, प्रोटीन को इकट्ठा करना। क्या करना? इसकी पैकिंग बना लेना। तो कह रही है कि मैं मतलब कोई इस घर में नौकरानी लगी हूं क्या कि वो रोटी बना के फेंकेगी, मैं पैक करती रहूंगी? तो घर वालों ने कहा इससे कि देखो तुम्हें एक ताकत और दे रहे हैं। कहीं क्या? कहीं तुम रोटी जांच भी किया करो, कहीं कच्ची तो नहीं छोड़ दे रही है। तो पैकिंग भी करना और प्लस में बदलाव करना। क्या करना? किसमें? प्रोटीन में, कि सही प्रोटीन है कि नहीं है। इसीलिए से कहते हैं प्रबंधक। क्या बोलते हैं? प्रबंधक, मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। कि भैया तुम जाके रोटियां देखोगे भी और प्लस में पैक भी करोगे, अगर कहीं गड़बड़ है तो उसको कुछ मत बोलना, हमें आके बताना। ऐसा होता ना घर में, उसको बोलेंगे तो मार बैठेगी, और जाके अम्मा से बता दिए कि रोटियां बनाती नहीं, सारी कच्ची रोटी है ना, हमें बाद में मत कहना, मुझे क्या, मैं पैक कर ही दे रही हूँ। तो वो वाली कहानी इसके साथ है। तो दो काम हुआ, क्या करना? प्रोटीन की पैकिंग करना और प्रोटीन में मनचाहा बदलाव करना। इसमें क्या कहा? मैनेजमेंट या प्रबंधक के तौर पर ये काम कर रहा है। अब ध्यान देना, इसका एक और काम है, ये जन्म देती है लाइसोसोम। किसको जन्म देती है? ध्यान देना, यहां से सवाल बनेगा कि लाइसोसोम का जन्म कहां से हुआ? विशेष परिस्थितियों में लाइसोसोम का जन्म ईआर से भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल या यूं कहें कि 99% का जन्म होता है गाल्जी बॉडी से। तो अब हम गाल्जी बॉडी से आगे बढ़ रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? लाइसोसोम के पास। तो आपने देखा कि इस गाल्जी बॉडी से किसका जन्म हुआ? हाँ, लाइसोसोम आ गया। अब ये जो लाइसोसोम है, एक बड़े पहले वैज्ञानिक का नाम था क्रिस्टियन डी डुबे। क्या नाम था? क्रिस्टियन डी डुबे। इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने लाइसोसोम की कहानी बताई। इन्होंने कहा कि इस लाइसोसोम में अत्यंत शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक, क्या नाम है? अत्यंत शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और इन्हीं एंजाइम के सहारे ये क्या करता है? जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, है ना, उनको ये समाप्त कर दे रहा है। यानी एक तरीके से ये सफाई का कार्य कर रहा है पूरी की पूरी कोशिका में, क्योंकि भाई कोशिका है, पूरा पूरा तंत्र है उसका, कोशिकाएं मरेंगी भी, उसमें जीवन कुछ मरेगा, कुछ खराब पदार्थ निकलेगा। तो सारे अपशिष्ट पदार्थ कौन कर रहा है खत्म? लाइसोसोम कर रहा है। अब ध्यान देना, एक दिन इसके सामने आके बैठ गया माइटोकॉन्ड्रिया और कह रहा है कि तुम्हारे अंदर तो बड़ी ताकत है, तुम ऐसा करो कि सबको मार डालो। तो इसने उसके बहकाव में काम कर बैठा, और बहकाव जब काम कर बैठा तो जो सही अंग थे उनको भी क्या कर दिया? मार डाला। और जब सही अंगों को ही मार डाला तो इसको बड़ी ग्लानि हुई, ये खुद भी क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और इसलिए हमने क्या कह दिया इसे? सुइसाइड बाय के तौर पर जान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं आता?
तो आपने जाना कि जो लाइसोसोम है ये भी एकल झिल्ली कोशिकांग है। इसका मेन काम है कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को साफ करना। विशेष परिस्थितियों में माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेरणा देने से ये अन्य कोशिकांगों को भी क्या कर देती है, खा डालती है और खुद ही मर जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा गया। यहां तक हो गया। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा राइबोसोम। ये इतना बेशरम टाइप का प्राणी है कि आपको हर दुकान पे बैठा हुआ मिल जाएगा चाय के चक्कर में। गांव में कुछ लोग होते हैं ऐसे, है ना, शाम को जाके दुकानिया बैठ जाते हैं और जो आया उसी से चाय पीते रहते हैं। ये ऐसी जगह जाके बैठेगा, पहला माइटोकॉन्ड्रिया में मिला था ना। दूसरा 70 प्रकार का कहां मिला, हरित लवक में। तीसरा आपको कहां मिला, आर मिला कि नहीं मिला। चौथा मिलेगा केंद्रक में, याद रखना कहां कहां मिला, 4 जगहों पर। ये 4 ऐसी जगहें हैं जहां पर ये इंसान बैठा हुआ आपको मिल ही जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं कोशिकांगों का कोशिकांग, यानी कोशिकांगों के भीतर जाके क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। और इसका काम है प्रोटीन बनाना। क्या करना, प्रोटीन का निर्माण। इसलिए इसे हम कई बार प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री बोल देते हैं ना। ठीक है। जॉर्ज पैलेडे नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहली बार इसके बारे में बताया था। इसलिए इसे कई बार लोग पैलेडे पार्टिकल भी कह देते हैं ना, पैलेडे कण या पैलेडे पार्टिकल कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, 2 वैज्ञानिक और इससे जुड़ते हैं, इनका नाम है रॉबिन्सन और ब्राउन। क्या नाम है, रॉबिन्सन और ब्राउन। इन्होंने प्लांट के भीतर, किसके भीतर, प्लांट सेल के भीतर राइबोसोम के बारे में समझाया। क्लियर करिएगा। तो ये ध्यान रखना, जो जॉर्ज पैलेडे ने बताया वो किसके भीतर था, एनिमल के भीतर था, हमारे भीतर था। और रॉबिन्सन और ब्राउन ने किसके भीतर बताया, प्लांट के भीतर बताया। मेन काम क्या है राइबोसोम का, प्रोटीन का निर्माण करना। कहां कहां पाए जाते हैं ये, हरित लवक, आर और केंद्रक। यहां तक क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, जब ये प्रोटीन बना रहा होगा भाई साहब राइबोसोम, तब क्या करेगा। दरअसल इसके प्रोटीन बनाने के दौरान एक बड़ा प्यारा सा आरएनए है, उसका नाम है मैसेंजर आरएनए। क्या नाम है, ये इसकी मदद करता है और संदेश लेकर के आता है किसका, डीएनए का। किसका, डीएनए का संदेश लेकर के आता है। और तब जाकर के इस संदेश को प्राप्त करके राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्लियर हुआ। तो मैसेंजर आरएनए किसके पास गया, डीएनए के पास। डीएनए ने कहा कि 10 ग्राम प्रोटीन बनवा दो। किससे बनवा दो, राइबोसोम के सामने आके खड़ा हुआ, कह रहा है डॉक्टर साहब बोले हैं कि 10 ग्राम प्रोटीन बनाना है। तो कह रहे ठीक है बना देंगे भाई, राजा है वो। डीएनए क्या है, राजा है, और बाकी सब क्या है, नौकर। आरएनए मतलब डीएनए और आरएनए की इतना अंतर है कि डीएनए मतलब मोदी, डीएनए मतलब, और आरएनए मतलब ऐसे कोई सड़क छाप रेखावान, सड़क छाप रेखावान। तो आरएनए डीएनए की तुलना कभी है ही नहीं, बहुत छोटी चीज है आरएनए। मतलब समझ लो कैसे सड़क लात से मार दो गिर जाए नीचे, और डीएनए ऐसे बगल से निकल जाएगा, कांप के गिर जाओगे आप। तो डीएनए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वो केवल अनुवांशिक स्थापना ही नहीं कर रहा है, पूरी जिंदगी क्या करता है, कोशिका कितना प्रोटीन बनाएगी, 5 ग्राम 10 ग्राम, तुम्हारे लिए वही काम करे कौन, डीएनए। वही नहीं काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम दुबले पतले बूढ़े बूढ़े दिखाई दोगे। कोशिका प्रोटीन बनाती है तो हम एकदम हिष्ट पुष्ट बने रहते हैं, और बैलेंस बना के काम कर रहा है कौन, डीएनए। तो सारा खेल डीएनए का है, ध्यान देना। अब यहां पर जो व्यवस्था बनी इसको कहते हैं बायोलॉजी ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, बायोलॉजी ट्रांसलेशन। यानी कि आप कह सकते हैं कि राइबोसोम जब मैसेंजर आरएनए की मदद से क्या बना रहा है, तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, बायोलॉजी ट्रांसलेशन। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का केवल एक काम है, वो है कोशिका विभाजन में मदद करना। क्या करना, कोशिका विभाजन में मदद करना। एक बड़े वैज्ञानिक उनका नाम था टी बोबेरी। क्या नाम था, टी बोबेरी। इन्होंने पहली बार इसके बारे में समझाया। एक और दिमाग रखिएगा, 9+0 एक बार सवाल आ गया था, संरचना पाई जाती किसमें, सेंट्रोसोम में। ठीक, तो ये हमारे कोशिकांगों का पूरा जिक्र रहा जो आपको जानना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस का चित्र समझना थोड़ी सी आवश्यकता है, आप यहां से इसको ध्यान से समझिएगा। ये न्यूक्लियस का चित्र है जो कि ये दर्शा रहा है कि बीच में इसमें होल है, छिद्र है, ठीक है ना। और इसके भीतर में इस तरह धागे नुमा रचनाएं हैं, और एक इस तरह से डॉट नुमा रचना है, और प्लस में नीचे कुछ डॉट्स लगे होते हैं। ये वास्तव में न्यूक्लियस का चित्र है। इसको हम कहते हैं केंद्रक की झिल्ली। और आपको बता दूं, केंद्रक की झिल्ली बीच से फटी हुई है, इसीलिए दोहरी झिल्ली होने के बावजूद इसको हमने दोहरे झिल्ली वाले कोशिकांग में नहीं रखा है। रीजन कि बीच में क्या है, इसमें
न्यूक्लियस की होल है। दूसरी बड़ी बात, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन धागा। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन धागा या थ्रेड के तौर पर जानते हैं, जो बड़े काम की चीज है। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोल्स है, या इसे हम केंद्रिका कहते हैं। क्या बोलेंगे? केंद्रिका। और इसी केंद्रिका से निर्माण होता है राइबोसोम का। किसका? राइबोसोम का। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राइबोसोम बना कहां से? केंद्रिका से। और केंद्रिका है कहां पर? केंद्रक में। तो आपको मैंने 4 जगह बताई है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदिपी जालिका, हरित प्लवक और केंद्रक। 4 जगहों पर कौन है? राइबोसोम। और निर्माण कहां से हो रहा है? केंद्रिका से। अब ये जो क्रोमैटिन धागा है, इसी क्रोमैटिन धागा से बनता है आगे चल करके गुणसूत्र। क्या बनेगा? गुणसूत्र बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ लेते हैं। गुणसूत्र और क्रोमोसोम से क्या पूछा जा सकता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी तक इसके स्ट्रक्चर को लेकर के सवाल आया। दूसरा सवाल आया कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब ध्यान देना, इनका जो पीला वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलेंगे? टीलोमियर। आप एक बात ध्यान देना कि आज के दौर में वैज्ञानिकों ने टीलोमियर का अध्ययन करके आगे आप कितना और जिएंगे यह बता जा सकता है। यानी इंसान की उम्र की गणना किससे हो सकती है? टीलोमियर से। इनकी जो बाहर की परत आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इस बाहर की परत को बोलते हैं पॉलिकल। क्या बोलेंगे? पॉलिकल। सवाल पूछिएगा, ध्यान देना। ये जो हिस्सा है, अगर इसको मैं ऐसे आधा आधा बांट दूं तो इधर का एक हिस्सा कहलाता है क्रोमैटिड। क्या बोलेगा? क्रोमैटिड। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि एक गुणसूत्र में कितने क्रोमैटिड, तो एक ये वाले और एक ये वाले। जहां पर 2 क्रोमैटिड आपस में आके अटैच करते हैं वो ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो ध्यान देना, नामों को बस दिमाग में रखिएगा। इसको गुणसूत्र के भीतर जब चलेंगे, अंदर में नीला नीला दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें है डीएनए। क्या है? और प्लस में है हिस्टोन प्रोटीन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैट्रिक्स के अंदर 2 ही चीजें होंगी, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। ये ऊपर की जो भुजा है वो ये पी भुजा होती है और नीचे की भुजा क्यू भुजा होती है। ठीक है, तो इतना दिमाग में रखिएगा। फिर से क्लियर करना, सबसे शीर्ष वाले हिस्से क्या कहलाते हैं? जो उम्र का निर्धारण करेंगे। बाहर की तो जो खोल है वो क्या कहलाएगी? पॉलिकल। एक गुणसूत्र में कितने क्रोमैटिड और दोनों आपस जुड़ेंगे, क्या कहलाएगा? और ध्यान देना कि बीच में मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। इसे हम कहते हैं आनुवांशिकता का वाहक, या कहा जाता है हेरिडिटी व्हीकल्स। यानी हमारे अम्मा बाबू के सारे गुण हम में इसलिए आ गए क्योंकि हमने उनके क्या प्राप्त किए? गुणसूत्र प्राप्त किए, कुछ अम्मा से और कुछ बाबूजी से, और दोनों के गुणों का सम्मिश्रण करके हमारे अंदर के गुण आए। आने वाली पीढ़ियों में भी हम यही काम करेंगे और इस तरह से गुणों का परिवहन हम करते रहते हैं। और परिवहन करने का पूरा काम कौन करता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम करते हैं। और हर किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे होते हैं। कई बार गुणसूत्रों में परिवर्तन होता रहता है, दोनों मेल और फीमेल के आधार पर, और उस परिवर्तन का असर अगली पीढ़ी पर पड़ता है। और यही परिवर्तन आगे चल करके नई प्रकार की प्रजातियों का विकास भी कर देता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ध्यान देना, कुछ आपसे सवाल कर सकते हैं कि मानव में कितना होता है? चिंपैंजी में 48, कुत्ते में 78, हांस में 64, चिकन में, गोल्ड फिश में यार 100 होता है। कितना होता है? 100। फ्रूट फ्लाई में 8 होता है। मच्छर भैया में कितना होगा? ऐसे ही है, सबका याद करना संभव है नहीं। जो महत्वपूर्ण है हमने इसमें डाल रखे हैं, घबराना नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डीएनए और आरएनए को लेकर के सवाल बनेगा। जितना बनेगा उसकी बात को सुनिएगा। यह हमें पहले डीएनए ही देख लेते हैं। इसमें पहली बात, डीएनए को लेकर के यह सवाल बनता है कि इसकी खोजकर्ता का नाम बताइए। क्या नाम है? फ्रेडरिक मिशनर। ठीक है। बाद में और 2 लोग आए, उनका नाम था फ्रैंकलिन गार्लिन। क्या नाम था? वास्तव में मैं आपको बताऊं, सारा डीएनए को बताने का रिसर्च जो है इन्हीं को जाता है। दुर्भाग्य से इनका देहांत हो गया। ये 25 से 30 साल की अवस्था के भीतर भीतर इनका देहांत हुआ। महिला थी ये। और इन्हीं के साथ थे एक विलियम अष्टवरी। विलियम अष्टवरी, ये नाम दिमाग में रखिएगा। इन्होंने डीएनए की व्याख्या दी। क्या करी? डीएनए की और विस्तृत व्याख्या दी। इसके बाद फिर आते हैं आपके वो वाटसन भैया और क्रिक भैया, 1952 और 53, 1952-53 में। और इन्होंने जो मॉडल दिया उसे क्या कहा गया? 3D मॉडल। क्या? डबल हेलिक्स मॉडल। क्या कहा गया? डबल हेलिक्स मॉडल।
तो मैंने जो आपको समझाया ये समझाया कि बीच का लोग भी आप दिमाग में रखिएगा, किनका? फ्रैंकलिन गार्लिन का और विलियम अष्टबरी का। रीजन क्या है? रीजन इसलिए है कि इस पर इतनी बार सवाल बन चुका है, किस पर? वाटसन और क्रिक भैया पर, कि सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर वो मन करेगा तो किसको उठा देंगे? फ्रैंकलिन और विलियम अष्टबरी को उठा देंगे। तो मर्जी उनकी है। आप ध्यान देना, यहां से क्लियर हुआ? डीएनए में 4 प्रकार के क्षार हैं, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 4 बंध होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? सब कुछ सही है? ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, एक होता है हमारे पास एस डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। क्या होगा? एस डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। और एक होता है जे डीएनए या जंक डीएनए। ध्यान देना, सैटेलाइट डीएनए में गुणसूत्रों में कोडिंग ज्यादा होती है, यानी ऐसे मान के चलना ये बेहतर है। क्या है? बेहतर है। और जंक डीएनए बेहतर नहीं होता, इसमें बीच बीच में कोडिंग खराब हो गई है। तो जो खराब कोडिंग के डीएनए उनको क्या बोलेंगे? जंक डीएनए। और जो अच्छे और ज्यादा कोडिंग के डीएनए वो क्या कहलाएंगे? सैटेलाइट डीएनए। बस इतना दिमाग में रखे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो अब ध्यान देना, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम। अगला है आरएनए। वास्तव में आरएनए की खोज कौन किया है? हाँ? शांत काय हो गया? सो गए सब? अरे नहीं, ऐसा नहीं, बहुत आराम से पढ़ा रहे, क्या लग रहा है? चलिए यहां पे बताना शुरू कर दिए। मॉडल तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, खोज किसने किया है? अष्टबरी, फ्रेडरिक मिशनर। देखो शुरुआती दौर में बताया तो इन्होंने ही है, फ्रेडरिक मिशनर ने। ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर रहा है वो वही है, कौन से? क्रिक और वाटसन। लेकिन ध्यान देना, इनकी व्याख्या अगर पूछेगा तो व्याख्या का और नाम दिमाग में रखिएगा। इनका नाम है रॉबर्ट हाली और कार्ल बूसे और आ सवेरो। याद हो जाएगा? 3 नाम लिखिए, रॉबर्ट हाली, कार्ल बूसे और सवेरो। ये 3 हैं जिन्होंने आरएनए को बहुत व्याख्यात किया था। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक। तो शुरुआती जानकारी मिशनर, स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक, और व्याख्या रॉबर्ट हॉली, कार्ल बोसे और आ सवेरे। ठीक है ना? चलिए अब ध्यान देना, इसमें जो होते हैं 4 प्रकार के क्षार हैं। और नया क्षार यूरेसिल, कौन जुड़ेगा? यूरेसिल। और हटेगा कौन सा? थायमिन। ये वाला आपको क्या हो जाएगा? हट जाएगा, नया क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। इतना दिमाग रखिएगा। 3 प्रकार के आरएनए हैं। एक है आरआरएनए जो कि लगभग कितना है? 80%। ठीक है। और ये क्या करता है? ये राइबोसोम के साथ, किसके साथ है? राइबोसोम के साथ रहता है और प्रोटीन बनवाता है। क्या करता है? प्रोटीन बनवाता है। मतलब मान के चलना कि मजदूरी करता है किसके यहाँ? राइबोसोम फैक्ट्री है, वहां मजदूरी कौन करेगा? आरएनए। एक होता है टीआरएनए। क्या है? टीआरएनए। और इसी को बोलते हैं हम सॉल्युबल आरएनए। क्या बोलेंगे? सॉल्युबल आरएनए। तो 2 नाम दोनों एक है। और ये अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करे, क्या करेगा? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करे किसके पास करेगा? राइबोसोम के पास। किसके पास? राइबोसोम के पास। कोई दिक्कत? एक है आपका एमआरएनए। कौन सा है? एमआरएनए। सबसे कम उम्र का है, सबसे कम उम्र इसकी है क्योंकि ये मारा जाएगा। और ये क्या करता है? सीधे ये आपकी जो जानकारी है वो ले जाता है किसके पास? राइबोसोम। किसके पास? राइबोसोम। अब ध्यान देना, एमआरएनए को लेकर सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका जन्म होता है राजा के यहां से। किसके यहां से? राजा। तो राजा का बेटा कौन है? और राजा का बेटा क्या कहलाएगा? राजकुमार। क्या कहलाता है? और राजकुमार की हत्या कभी भी हो सकती है, हो सकती है ना? तो हत्या किसकी जल्दी होगी? मजदूर को कौन मारेगा? नौकरी कर रहा नहीं, उसके यहाँ रायबूसुम के हम मर रहा है वहीं पे, कोई पूछने नहीं जाएगा। और राजा का राजकुमार घोड़े से किसी ने गला काट दिया सीधे, नहीं काटेगा। राजकुमार की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। अब ध्यान देना, तो डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए बना दिया ना। इसको बोलते हैं बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी डीएनए ने क्या बना दिया? आरएनए बना दिया, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? और अगर किसी आरएनए ने क्या बना दिया? डीएनए बना दिया, तो क्या हो जाएगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे
आरटीपीसीआर था ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से क्या बन रहा था, डीएनए, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो रहा था। और अगर कोई डीएनए से डीएनए बन रहा है तो होगा रेप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, यानी कि उसका दोहरीकरण। और आरएनए से आरएनए बना तो ये भी सेम क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। तो बायोलॉजी ट्रांसलेशन क्या था, राइबोसोम से प्रोटीन का, और डीएनए से आरएनए का बायोलॉजी ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए का बायोलॉजी रेप्लिकेशन, और आरएनए से आरएनए का बायोलॉजी रेप्लिकेशन। दिमाग में आ गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास दो कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें क्या आएगा आपसे, इसमें ये पूछेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक हैं ये अविकसित होती, कैसी होती हैं, अविकसित होती हैं, और शुरुआती दौर की होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग दौर की, ठीक है। और इनमें जो कोशिकांग है वो नहीं होते। कोशिकांग के तौर पर केवल एक है, उसका क्या नाम है, राइबोसोम। और कौन सा, 70 वाला, कौन सा, 70 वाला। तो दिमाग में रखना है। अब हम अगर आपको बताएं कि यूकैरियोटिक, तो ये पूरी तरह से क्या है, पूर्ण विकसित है। जैसे हमारे सबके अंदर कौन सी है, यूकैरियोटिक है। इसमें सभी कोशिकांग हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। और इसमें राइबोसोम कैसा है, 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो एक बार सवाल आया कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो दोनों में होता है, राइबोसोम, बस अंतर 70 और 80 का है। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा हमारा टिश्यू या ऊतक के बारे में। हमने 3 शर्त बताई है ऊतकों की, कि सेल से टिश्यू बनने के लिए 3 शर्त क्या होना चाहिए, निर्माण, बनावट और कार्य। तीनों कैसे होने चाहिए, अगर समान हो जाएं तो क्या बन जाएगा, वो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, टिश्यू। बशर्ते उस समूह की सभी कोशिकाएं निर्माण के आधार पर, बनावट के आधार पर और कार्य के आधार कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ध्यान देना, एक वैज्ञानिक है और इनका नाम था जेबियर बिचेट। इन्होंने ऊतक की व्याख्या दी, और एक वैज्ञानिक है उनका नाम था मार्सेलो मैलपिघी। इन्होंने ऊतक की जानकारी दी, क्या दी, जानकारी। इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। क्योंकि जो हिस्टोलॉजी शब्द है ये किससे बना हुआ है, ऊतकों का अध्ययन। क्या करना, ऊतकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्योंकि हम लोगों ने लगभग वो सारी बातें पढ़ रखी हैं पादप की ऊतक की, लेकिन हमारे पास जंतु ऊतक का भी हमने अध्ययन नहीं किया है। पादप का हमने देखे ना, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, याद है। जंतु ऊतक खास करके अगर मानव की चर्चा करें, ह्यूमन के बारे में, तो कुल 4 प्रकार के ऊतक हमें मिलेंगे। पहला मिलेगा उपकला या एपिथेलियम, एपिथेलियम, या इसे कहते हैं उपकला। दूसरा जो होता है इसे कहते हैं संयोजी। क्या बोलेंगे, संयोजी, या कनेक्टिव। क्या बोल देंगे, कनेक्टिव। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हम पेशीय या मस्कुलर। क्या बोलेंगे, पेशीय। और चौथा होता है इसे बोलते हैं नर्वस या तंत्रिका। तो कुल 4 प्रकार के ऊतक इंसानी शरीर में है। उपकला ऊतक जो होता है ये पूरी तरह से जो त्वचा बनती है हमारी, स्किन, तो इसके निर्माण में वो चाहे बाहर की त्वचा हो या आंतरिक परत हो, इन सभी को बनाने में किसकी भूमिका है, उपकला ऊतकों की। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये करते क्या है, किन्हीं 2 ऊतकों या 2 अंगों को जोड़ने का काम। तो इनका काम है या तो टिश्यू से टिश्यू को जोड़ देंगे, या तो टिश्यू से ऑर्गन को जोड़ देंगे, या तो ऑर्गन को जोड़ देंगे, कनेक्शन देंगे। हमारे पूरी शरीर में अगर इनकी संख्या देखी जाए तो एक होते हैं जिन्हें बोलते हैं सामान्य संयोजी ऊतक, और इन्हें हम बोलते हैं एरियोलर। क्या बोलेंगे, एरियोलर। और ये जो एरियोलर होते हैं ये बड़े खास हैं। खास करके हमारी जो त्वचा है और मांसपेशी होती है, जैसे मान के चलना ये हमारी हड्डी हो गई, और इस हड्डी में ये क्या हो गया, मांस, और इसके ऊपर क्या लग गया, त्वचा। तो इसी मांस और त्वचा को चिपकाने का जो काम करते हैं ये करते हैं एरियोलर। तो अभी चूंकि हम युवा अवस्था में है तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर वो सही तरीके से काम कर रहा है, और हमारी त्वचा मांस को अच्छी तरीके से क्या है, पकड़े हुए है। उम्र के ढलान में ये लाल कलर क्या हो जाता है, समाप्त होता है, कम हो जाता है, और हमारी त्वचा क्या करती है, मांस को छोड़ देती है। एक और संयोजी ऊतक है जो खास है, वो है एडिपोज। क्या है, एडिपोज है। इसे बोलते हैं वसा संयोजी ऊतक। क्या बोलेंगे, वसा संयोजी ऊतक कहा जाता है।
और एडिपोज टिश्यू की जो कहानी है वो ये है कि ये हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उन्हीं के बीच होती हैं और इनका काम है शरीर का तापमान बैलेंस बना के रखना और जरूरत पड़ने पर हमें ऊर्जा प्रदान करना। क्योंकि वसा ऊष्मा की सुचालक कुचालक कुचालक क्या है? कुचालक है। और उस चूंकि वसा है तो हमें ऊर्जा प्रदान कर सकती है। तो एडिपोज टिश्यू मुख्य तौर पर हमारी मांसपेशियों के बीच में होती है। पहला काम सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा तापमान बैलेंस बना के रखना, तीसरा ऊर्जा देते रहना। इसके बाद जो संयोजी ऊतक होते हैं ये कई सारे हैं, जैसे जो रक्त है वो भी क्या है? संयोजी ऊतक है। जो हमारी प्लाज्मा है ये क्या है? संयोजी ऊतक है। जो हमारा बोन है वो क्या है? संयोजी ऊतक है। जो हमारा कार्टिलेज है यानी कि उपस्थि है वो क्या है? संयोजी ऊतक है। जो हमारा लिगामेंट है ये संयोजी ऊतक है। और जो हमारा टेंडन है ये भी क्या है? संयोजी ऊतक है। टेंडन हमारी मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है और लिगामेंट अस्थियों से अस्थियों को जोड़ता है। इसी बीच एक नया अपडेट आया। अपडेट ये है कि संयोजी ऊतकों में एक नया आ गया, उसका नाम है इंटरस्टिशियम। और आजकल ये जो इंटरस्टिशियम है इसको एक नया अंग मान रहे हैं 80 नंबर का, है ना। आजकल ये जो सामान्य और एडिपोज टिश्यू है इसको अब ऊतक से बाहर कर दिया गया और बाहर करके उसका नाम क्या दे दिया गया है? इंटरस्टिशियम। यानी कि हमारी त्वचा के नीचे पूरी शरीर में जो सामान्य संयोजी ऊतक और एडिपोज टिश्यू हुआ करते थे उनको अब ऊतक की श्रृंखला से बाहर करके नया नाम क्या दे दिया गया है? इसलिए आने वाले दौर में आपसे सवाल करा जाए कि सबसे लंबा अंग कौन सा है आपका? सबसे बड़ा त्वचा है। लेकिन अब चेंज हो गया, इंटरस्टिशियम। क्या हो गया? इंटरस्टिशियम। हाँ, आप त्वचा ही लगाना, क्योंकि एग्जाम अपडेट नहीं होगा। अगर वो विकल्प में आता क्या? इंटरस्टिशियम, तो त्वचा को अपडेट करके कहां पहुंच गए हम? इंटरस्टिशियम में, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। यहां तो कोई दिक्कत? ठीक। अब इसके बाद हमारे पास पेशी और तंत्रिका ऊतक की कहानी है, उसको समझिएगा। जो पेशीय ऊतक होते हैं तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं रेखित और दूसरे होते हैं अरेखित। तीसरा भी होता है जिनको हम आगे चल के चर्चा करते हैं। रेखित जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ऐच्छिक। क्या बोलेंगे? ऐच्छिक। ये हमारी इच्छा पर काम करते हैं। और अरेखित कैसे होते हैं? अनैच्छिक होते हैं। ये हमारी इच्छा पर काम नहीं करते हैं। जितना मांसपेशी, ऐसी मांसपेशी जो बोन से कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो? बोन से। ये सारी की सारी रेखित। जैसे हमारी ये हड्डी है तो यहाँ की मांसपेशी कैसी होगी? रेखित होगी। हमारे गले के पास क्या है? हड्डी है, तो यहाँ पर कैसी मांसपेशी होगी? रेखित। और ऐसी मांसपेशी जो विदाउट बोन है, क्या है? विदाउट बोन है, ये हमारे पास अनैच्छिक होती हैं। यानी ये बहुत ज्यादा मुलायम होती। कैसी होंगी? मुलायम होंगी। अब एग्जांपल के तौर पर मान के चलो कि हमारे अंदर में जो आहार नाल है, क्या उसमें हड्डी है? बिना हड्डी का है, तो उसमें मांसपेशी कैसी होगी? हमारी इच्छा के विपरीत होगी। आप भोजन कर लीजिए, रात में आप सो रहे हो लेकिन भोजन क्या कर रहा है? पचा रहा है। वो अपनी इच्छा के हिसाब से काम कर रहा है। तो जहां पर हड्डियां होंगी वहां पर ऐच्छिक, और जहां पर बिना हड्डी की मांसपेशी कैसी हो जाएगी? अनैच्छिक हो जाएगी। इसी बीच में एक और पेशीय ऊतक हमारे पास है जो अलग से बनाया गया, और वो है कार्डिक। क्या है? कार्डिक, यानी कि हृदय पेशी। कैसा? हृदय। क्योंकि हृदय की संरचना बड़ी खास है। इसकी जो है, क्योंकि रेख आपसे मैं कहूं कि सिक्स पैक किस पेशी में बना सकते हो? रेखित में कि अरेखित में? जहां हड्डी होगी वहीं सिक्स पैक बनेगा, कि विदाउट हड्डी सिक्स पैक बनेगा? ये डोले वोले कहां बनते हैं? हड्डी वाले में ना। अब सिक्स पैक बनाने के लिए आंत में थोड़ी सिक्स पैक बनाओगे। एफएम सिक्स पैक बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो रेखित मजबूत होती हैं और अरेखित मजबूत। लेकिन ध्यान देना, रेखित थक जाती हैं। लकड़ी कहते हैं फाड़ के रखो, एक दो घंटे काम करोगे, थक गए बहुत ज्यादा। लेकिन क्या आपका हृदय थकेगा? जीवन भर काम कर रहा है। तो इसकी जो बनावट है वो बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है? जीवन पर्यंत। कैसा है? जीवन भर है। और जो जीवन भर काम करेगा वो कैसा होगा? अरेखित। कैसा होगा? अरेखित। तो हमारा जो हृदय है वो बना तो रेखित के जैसा है, लेकिन काम कैसा करता है? अरेखित के जैसा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये आपकी पेशी ऊतकों के बारे में कहानी रही। अब क्वेश्चन खोल दीजिएगा। पहला सवाल, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ये तो केंद्रक वाले क्या है? इन्होंने केंद्र की खोज की है। गलत हो गया। कोशिका के बारे में माइक्रोग्राफिया सही है। सबसे लंबी कोशिका और अंडा सबसे बड़ा। तो गलत कौन सा हुआ इसमें? ए लगा लीजिएगा।
अब जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो थोड़ा अपनी गति बढ़ा लें, है ना। चलिए, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण शुतुरमुर्ग है। इस संदर्भ में कुछ बताओ। इसका वजन लगभग 1.5 से किलोग्राम का है। 180 से 140 mm के होते हैं। शुतुरमुर्ग का एक अंडा मुर्गी के 24 अंडे के बराबर है। शुतुरमुर्ग का अंडा एकल कोशिका की संरचना है। गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है, लिखिएगा, कोई गलत नहीं है। आल ठीक, बहुत दिन बाद आया क्या? आल सही हो गया, ठीक है। चलिए, अब इन सवालों को लेकर के आपके 1000 सवाल पूरे हो जाने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हाँ, कुछ के सवाल के उत्तर नहीं मिले ना अभी। हाँ, कल मैं करवा लूंगा उसको। तो लगभग 1000 सवाल हैं और आएगा तो गुरु इसी में से, समझ रहे हो। अब मेहनत ऐसी है कि जिन्होंने रिवीजन किया उनका तो वही कहानी है। चलिए, हाँ, थक तो नहीं रहे हो ना? अभी बहुत ऊर्जा है। कितना बज गया? 7 बज गया है। अरे इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? अरबों कोशिकाओं के अंदर अरबों की संख्या माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रही है? एटीपी। और कहां से मिली है? अम्मा से मिली है ना। तो कमजोर कैसे पड़ सकते हो? कभी संभव है? असंभव है। उनकी दी गई चीजें हमेशा शक्ति देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे कौन सा सही है? पक्का? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। जंतु कोशिका केवल कोशिका झिल्ली के आवरण के रूप में पाई जाती है। सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका दोनों होते हैं। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक का अभाव होता है। जंतु कोशिका में राइबोसोम का अभाव होता है। क्या हो गया? जंतु कोशिकाओं में क्या हुआ? जंतु कोशिकाओं में क्या है? राइबोसोम का अभाव नहीं होता है। चलिए 5 नंबर बताना। पादप कोशिका में राजधानियां निरेक्तिका बड़े आकार की होती हैं, जंतु में छोटी। पादप कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है। जंतु कोशिका में संग्रहित भोजन वसा और ग्लाइकोजन है। पादप कोशिका में केंद्रक बिल्कुल बीच में ना होकर किनारों पर होता है। गलत उनमें से उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला। अब ये ऐसे सवाल है ना कि जब कोई ऐसे नॉर्मल व्यक्ति पाएगा नहीं लगा सकता है। यूपीएससी यही सवाल पूछा था, ये सेम नहीं सवाल, और एक से एक लोग कांप गए थे, नहीं हो पाया था। तो आप जो इसको ऐसे लगा लोगे कि आपने फाइनल किया, मेहनत किया पहले से। आगे बताना। सही है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। जंतु कोशिका और पादप कोशिका की तुलना में युग्मों में कौन सी गलती? पादप कोशिका लाइसोसोम का अभाव, जंतु कोशिका केंद्र बीच में, पादप कोशिका लवक की उपलब्धता, राइबोसोम का अभाव। क्या हो गया? अगला सवाल, सवाल नंबर 8। कोशिका झिल्ली में कौन सा गलत है? या केवल जंतु कोशिका में होती हैं? प्लांट में भी तो होती है ना। कौन से लेयर पर? आगे बढ़िए। 9 नंबर बताना। कोशिका भित्ति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन या निर्जीव है, पूर्ण पारगम्य है, सेलुलोज से बनी है, और विषाणु भी पादप की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, असत्य कर दो। क्या कर दो? असत्य। तो कौन सा हो गया? डी वाला। विकल्प नंबर डी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। हाँ, 10 नंबर बताना। क्या है? अब ये तो ऐसे ही सवाल है। 11 बताना। दोहरी झिल्ली है, एटीपी बनाती है, आरएनए से मिलकर बनी है, माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं का डीएनए होता है। क्या हो गया? आल सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा स्वायत्त अंग है? अर्ध स्वायत्त। एक और? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नो दिक्कत है। बताना। हरित लवक के संदर्भ में अर्ध स्वायत्त है। ग्रेना स्ट्रोमा, ग्रेना थैलेकोइड से बनते हैं। क्वांटासोम हरित लवक को क्रियात्मक रूप से क्या है? गलत कथन बताइए। इनमें से कोई गलत तो नहीं लग रहा है? इनमें से कोई नहीं, कर दो। इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, आल सही है। चलिए, असल हुआ क्या ना कि ये 5 वाले 4 में कन्वर्ट हुए हैं, तो कई बार ध्यान देने में वो मिस्टेक हुआ है कि इसको सही करना भी है। चलिए अगला कौन सा? 14 नंबर। गलत क्यों बताना? प्रोटीनोप्लास्ट, एलियो तिलहन,
सभी क्या है? सही है। सारे के सारे क्या है? सत्य हैं। क्या? हाँ, हाँ सही। चलिए गाल्जी उपकरण समझ होता ना? या झिल्लीनुमा थैली रचना है, प्रोटीन की पैकिंग करता है, कंट्रोलर है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। कौन सा विकल्प असत्य है? 4 डी। गलत बताना, असत्य कौन सा है? डी वाला। 16 बताना। हम जानते हैं कि राइबोसोम को कोशिकांग कहते हैं। आपको पता है राइबोसोम कहां नहीं पाया जाएगा? गोल्जी पक्का? माइटोकॉन्ड्रियम था, यहां भी था, बचा क्या? क्वेश्चन नंबर सी। बहुत ताकत है आपके अंदर। चलिए, राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा? प्रोटीन का रुक जाएगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर बी। हाँ, आगे बढ़िए। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना? बिरचो कोशिका सिद्धांत पूरा किया था ना इन्होंने, रुडोल्फ बिरचो ने पूरा किया है। रॉबर्ट ब्राउन कोशिका, कौन है ये? पुरकिंजे सही है। कौन सा हो गया? डी वाला। 19 बताना। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता है। हाँ, पूरी कोशिका को नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? केंद्रक। या प्रोटीन वसा डीएनए आरएनए से बना है? बिल्कुल। केंद्रक राइबोसोम विहीन होता है। राइबोसोम का जन्म ही वहीं से हो रहा है। केंद्रक के साथ ही क्रोमेटिन धागा पाया जाता है, जो आगे चल क्या बनाता है? तो गलत कौन सा हुआ? सी वाला। जो यूट्यूब पर है वो थोड़ा सा सही उत्तर देते रहे, है ना? आपका हमारे संस्थान में ढेर सारा स्वागत है। और हम लोग आज एक मैराथन कक्षाएं ले रहे हैं। कुछ लोग नए लोग जुड़े होंगे ना इसमें, तो इनको एक बार बता देते हैं। ये केजीएस है और बहुत ज्यादा मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, है ना? और खुलेआम रिश्वत मांगता हूँ। चलिए, तो क्या भैया? अच्छा, आप अपना नाम सुमित शुक्ला मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना? वो तो थंबनेल पे लिखा ही है कि मेरा नाम ये सुमित शुक्ला नहीं है ना? चलिए, तो बाकी आप लोग इसको वो भी बोल देगा, शेयर करते रहो, और बेल आइकन का भैया बेल आइकन घंटा मत दबाना चलिए, नहीं बहुत हल्ला हो जाएगा। आइए, तो और जो लोग ऐप पर देख रहे हैं वो अपना नाश्ता पानी करते रहे, है ना? जो लोग यहाँ, इनके अंदर बहुत अद्भुत क्षमता है, ये बहुत विशाल आदमी है ना? हाँ। आइए लौट आते हैं। हो गया? ये वाले ना बजाते कभी, ये मतलब कसम खा के आए हैं घर वर से झगड़ा करके आए हो? चलिए, नहीं। हाँ, आप लोग ताली बजाए थे? हाँ, तो ठीक, ये अच्छे लोग हैं। चलिए, आइए इस पर आइए। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर कौन सा गलत है? मानव 46, गेहूं 42, मटर में 14 होता है ना? मटर में 14 होता है भाई। ये बहुत आम गुणसूत्रों की संख्या है, इतनी बार पूछा गया कि हद से ज्यादा। आगे पढ़ना। फॉलिकल, हाँ चलिए। हाँ ये बताना भाई, ताकत लगाओ इसमें बदमाश टाइप का सवाल दिख रहा है ये। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में गुणसूत्र 2 होते हैं, पहला अलिंग गुणसूत्र और दूसरा लिंग गुणसूत्र। मानव कोशिका में 22 जोड़ा अलिंग होता है और 1 जोड़ा लिंग होता है, ये तो सही है। और जो लिंग हो या तो एक्स या तो XY होगा। गुणसूत्र सजीवों की जैविकीय क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। गुणसूत्र के आधार पर ही नई जातियों का विकास हो सकता है। और केवल 4 गलत है। गुणसूत्र के आधार पर नई जातियों का विकास केवल इसी के आधार पर नहीं होता, और चांस होते हैं, है ना? तो उसको गलत कर देना। 4, केवल 4, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक इकाई क्या है? क्या है? जीन है। क्या है? जीन, ए वाला। वो जीव लिखा सही कर लेना। हाँ देखो, आनुवंशिकता इकाई जीन है और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ये सब आए हुए सवाल है। प्रोटीन संसूचना देने, प्रोटीन निर्माण के नियंत्रक कौन निभाता है भूमिका? अब ये तो बहुत पहले से आ रहे हो ना, डीएनए निभाएगा। हाँ, आनुवंशिक पदार्थ 25 का
ए, इसका बताओ भाई, थोड़ा बड़ा है ये तो सही है, ये भी सही है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और पादपों में हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। हा? गलत कथन का चयन करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आरएनए के संदर्भ में कथन गलत बताना या सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, यूरेसिल है, सहायक भूमिका है, आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं, कहते पटक के मारेंगे आनुवंशिक गुणों को नहीं, है ना, इसकी हिम्मत है। हाँ, कुछ वायरस, सारे वायरस नहीं, कुछ वायरस, सड़क छाप वायरस, है ना, ये बहुत गरीब आदमी है, इसके बस का आनुवंशिक निर्धारण नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्का 29 प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये बना होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म, ध्यान देना। प्रोटोप्लाज्म बराबर होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 30 बताना। देखो, दो प्रकार की कोशिका विभाजन है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन से हमारा विकास होता है, अर्धसूत्री विभाजन से नई संतति का जन्म होता है। तो लिखा है यह दैहिक कोशिका का विभाजन करता है, सही है। दैहिक मतलब शरीर का विभाजन, छोटे से बड़ा, या विभाजन जनन कोशिका में होता है। मदर सेल विभाजित होकर के दो डॉटर सेल, ये एक चरणीय विभाजन है। हाँ सही है। गलत कौन सा इसमें, बी वाला, कौन सा, बी वाला। 30 का बी लगा लीजिएगा। 31 बताना, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, विषाणु, कौन सा, इनकी कहानी अलग चलती है। आगे है, केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है, बुला गए, याद है, केंद्रिका यही तो है, यहां से क्या बन रहा था, राइबो सोम, ठीक है ना। चलिए आगे बताना, कोई सवाल 33 सही है। कोशिका पंजर, रमेश के हाथ में चोट लग गई, हाथ फट गया, घाव कैसे भरेगा, सम सूत्री, मेटोसिस, किससे, मेटोसिस से। जंतु की तुलना में पादप अधिक वृद्धि क्यों करते हैं, विभोजोतक उत्तक, किसकी वजह से, विभोजोतक उत्तकों के कारण, विभोजोतक उत्तक लगाइए। 36 बताना, ये तो बता सकते हो ना, कौन होगा चलिए, कल मैं आ रहा था पढ़ाने तो 2-3 लोग मैसेज किए कि सर आगे वाली लड़कियों को बोल देना कि, चलिए हाँ, लेकिन आपको मैं बता दूं ऑनलाइन वालों को, ये बहुत सज्जन और काफी सुशील लड़कियां हैं, और समझ रहे हो, और ये सब एसडीएम बनने वाले हैं, जैसे आप बनोगे वैसे ये भी बन जाएंगे। चलिए आगे देखना, एपोप्टोसिस की प्रक्रिया कौन करेगा, याद है ना, हमने पिछली क्लास में बताया था, मुझे याद है मैंने बताया है कि लाइसोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया बहका के क्या कर देगी, मरवा देगी, और उसे क्या कहेंगे, याद है मैंने ये कहा था, यहाँ पर उंगलियां फट जाती हैं, जगह जगह निशान आ जाते हैं, क्या करेगा, लाइसोसोम। 37 के बाद 38, कोशिका को निश्चित स्वरूप प्रदान कौन सा करता है, कोशिका वृद्धि, दृढ़ता की बात हो रही है ना, यहां पर पादप होना चाहिए, लेकिन पादपों में लगा, आगे जोड़ देना, आगे पादप जोड़ देना, पादप, हाँ। ऑनलाइन के सर आप पहले कुछ एनर्जी ड्रिंक, हमारी एनर्जी में कौन कमी दिख रही है बे चलिए आप पी लो पहले पानी वानी जाके, है ना। चलिए, आप लोग गुस्सा तो नहीं होते हो, क्या कर लोगे चलिए, सर बैठ करके, अच्छा ठीक, धीरज भैया हम बोल देंगे, और हम बोल देंगे तो वही डांटे जाएंगे, समझ रहे हो। धीरज बहुत गुस्से में बोल रहे हैं आगे लड़कियों को, तो एक दिन क्या करो, पटना टिकट कटाओ और आ जाओ, समझ रहे, और सीधे साक्षात मुलाकात करो
चलिए, अगर 9 बजे से पहले बोल दिया ताकत कम हो रही है, बहुत हमारे हो करने में बहुत ताकत आ जाती है। अरे हम भी मजाक करें संजना गुप्ता, हमारी बातों को गंभीरता से मत लिया करो। मैं जब तक पढ़ा रहा हूं तभी तक गंभीरता से लिया करो, और जब मैं पढ़ाना बंद करूं तो एकदम हल्के माइंड में आ जाओ, फिर मैं जो कहूं वो सही नहीं है। ठीक है ना? चलिए, जब तक पीछे हूं तब तक सारी बात सही बोलूंगा। हाँ बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है कि YouTube पर लगातार 1100-1200 लोग देख रहे हैं, है ना? ये बहुत बड़ी बात होती है, और इसके लिए YouTube वालों को हृदय से धन्यवाद है। पढ़ा पर लेकिन धन्यवाद हम दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो क्या भैया, चलिए तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आराम मिल गया कुछ? चलिए, कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच मिलकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। ऊतक के बारे में बताना। मार्सेलो मैलपिकी ने सबसे बताया ऊतकगत हिस्टोलॉजी को ऊतक कोशिकाओं का विशिष्ट समूह होते हैं। हमारा रक्त ऊतक का उदाहरण नहीं है। क्या हो गया? कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। चलिए, हमारी बाह्य त्वचा और आंतरिक अंगों के कौन हो जाएगा? हमारी बाह्य त्वचा और उपकला हो जाएगा, है ना? ठीक है, उपकला। एक महिला के चलने के दौरान सैंडल टूटने से पैर में मोच आ गई है। ये वाला सैंडल जानते हो ना? ये वाला देखा है? ये पैर है, यहाँ पर ऐसे पैर झुक जाता है। तो ये महिला जा रही थी, टूट गया। अब टूट गया तो बताओ क्या हुआ? संयोजी ऊतक टूटा, पेशी तो टूटा, तंत्रिका में कोई असर? उपकला पर 1 2 4 नहीं है ना, तो 1 और 2 4 होता तो लगा लेते, क्योंकि उपकला में खिंचाव तो आ ही जाता ना। तो क्या हो गया विकल्प? ए वाला। अब सोचो कितने अच्छे अच्छे सवाल बने हैं ये, है ना? सैंडल मत पहना करो ऐसा, आप लोग पहनते तो नहीं हो? हाँ, पहना मत करो। कोई दे तो उसी को दे के मार दो मुंह पे। संयोजी ऊतक को कौन सा उदाहरण नहीं बताना? ये है डी वाला ना? ठीक है, चलिए 44 बताना। शरीर में सबसे मजबूत ऊतक अस्थि है और कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है, कौन सा हो जाएगा? क्या चीज? हाँ, CA3PO4 वोल्टाइज सही तो है। विचार करें, रक्त तरल संयोजी ऊतक है, हृदय विशिष्ट पेशी ऊतक है, हमारी पेशियां एपिथेलियम ऊतक की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? पेशी है, मस्कुलर की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। गलत बताना। केवल 3। क्वेश्चन नंबर 45 है। हाँ, 45 में केवल 3। आगे बढ़िए। किससे मिलकर बना है? तंत्रिका। किससे बना है? तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 47 बताना। पक्का? घाव हुआ तो त्वचा फटेगी, त्वचा फिर हील कर जाएगी, है ना? आगे देखना। गलत कथन का चयन बताना। हाथ की पेशियां ऐच्छिक, ऐच्छिक है ना? हमारी इच्छा घुमाएंगे। हृदय की पेशियां ऐच्छिक, फेफड़े की ऐच्छिक, पैर की ऐच्छिक, कौन सा हो जाएगा? ए। 2 अस्थियां आपस में किस वजह से मिलती हैं? और ये बोन से मसल। ठीक है, 50 बताना। सर्कोमियर पेशी है, पेशी से जुड़ा हुआ मामला है इसका। 51 बताना। 51 रेखित पेशी को अस्थि और ऐच्छिक बोलते हैं, अभी पढ़ के निकले हो। आरेखित को चिकनी बोलते हैं। हृदय पेशी की बनावट रेखित है और कार्य रेखित है। इंटरस्टिशियम एक नया अंग है। गलत और सही बताना। 1 से अधिक आल सही। ये इंफॉर्मेशन के लिए था ऐसे। चलिए आगे देखना। 52 नंबर बताना। विभवज्योतक ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? शीर्षस्थ ऊतक तने की लंबाई को बढ़ाता है, पार्श्वस्थ ऊतक तने की मोटाई बढ़ाता है,
अंतर्विष्ट उतक से फल और फूल उत्पादित होते हैं। बेवजह में कोशिका विभाजन नहीं होता, होता है ना, तो गलत कौन सा हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर 52 का डी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का डी बताना। 53 देखना, 53 तो बहुत आसान सवाल है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53, फ्लोएम क्या है? जटिल समन्वयी ऊतक है, निर्जीव नहीं होता, दो दिशाओं में है, क्या हो जाएगा? बी। 54, जलकुंभी और कौन सा ऊतक होता है? देखो अब यहाँ पे ध्यान, मैं बताया नहीं, बता देता हूँ। जो हमने देखा था सबसे पहले क्या था, वो पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा था ना। तो वास्तव में पेरेनकाइमा ही जलकुंभी है, लेकिन जलकुंभी में चूंकि आप देखेंगे तो अंदर में इस तरह से पोर्स होते हैं ना, स्पंज, इसमें भरी होती हवा, क्या हवा, इसलिए इसको बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरन। तो है कहीं यहाँ पर है मृदु तक ही, लेकिन नाम बदला क्या है? एरेनकाइमा, है ना। जैसे मान के चलो बहुत कोई चीज हरी भरी चीज है तो उसमें हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा वास्तव में है क्या? पेरेनकाइमा ही, लेकिन पेरेनकाइमा की तुलना में ये ज्यादा हरा अगर कोई पादप दिख गया और मुलायम है तो क्या हो जाएगा? वो क्लोरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा। और कोई स्पंजनुमा है तो क्या हो जाएगा? एरेनकाइमा, क्योंकि हवा भर उठी है उसमें। आगे बढ़ते हैं। 55 बताना, ये तो बड़ा आसान है। जाइलम पानी, फ्लोएम भोजन, पेरेनकाइमा भोजन का निर्माण। ये तो गलत है ना, ये किसका होगा? ये तो एंटरकोलेरी है ना, तो गलत कौन सा हुआ? डी वाला। क्वेश्चन नंबर 55 का डी लगाइए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं 55 का डी लगाएंगे, है ना। सर नेट खत्म हो गया 90%, भैया जल्दी से रिचार्ज करो 50 रुपए का है? हाँ 10 रुपए का, 100 रुपए का, ठीक है भैया, आपकी जो मर्जी करी वो कर लो, ये लोग जो बता हम नहीं समझ रहे हैं चलिए जल्दी से रिचार्ज करो, क्लास छोड़ के मत जाना, समझ रहे हो? नहीं क्वेश्चन छूट जाए कहोगे मास्टर बताया नहीं था। हम चाहते नहीं कि हमारी बुराई हो कहीं, समझ गए? ठीक है, तो क्वेश्चन तो आएंगे इसी में से पक्का, घर जाके दोहरा लीजिएगा भैया, है ना। दोहरा यहीं रहे हो एक बार, लेकिन कर लेना, है ना। जैसे कल जगना सुबह में कितने बजे आते हो? अच्छा 8 बजे आ जाते हो, तो क्या ही जगोगे मत जगना, यहीं आके जगना, है ना। कितने लोग यहाँ आके जगते हो? अच्छा ऐसा कोई है शौकीन व्यक्ति जो बिना नहाए आता हो? हाँ ऐसे चले आते हो? ऐसा कोई जो ब्रश मंजन लेके आया हो? चलिए, तो आप जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो समझ रहे हो कहानी को। यहाँ पर ऐसे भी छात्र बैठे हैं जो अपना बुरुस मंजन लेके आए हैं। सोच लो इस बात को, ये पटना है और पटना इतनी अपूर्व क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है कि बदल देगा एक दिन। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत से लोग इलाहाबाद से भी देख रहे हैं इसमें, तो जो लोग इलाहाबाद से देख रहे हैं बता दूं, दाल भात खा के सो मत, इधर एकदम खींचे जा रहे हैं, है ना। तो वाकई मेहनत कर रहे हो, मजाक नहीं है। वाकई 60 बजे आए हो, 8 बजे 12 घंटा रगड़ के फेंक दे रहे हैं इनसे, है ना। ऐसा होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ उसमें क्या किया करो, देखो दिमाग काम करना बंद करे तत्काल ऐसे हथेली रगड़ो, आंख बंद करो, ऐसे पोंछ लिया करो, है ना। एक बार करके देखो, दिमाग काम करना शुरू करेगा, है ना। आंख को थोड़ा सा, हाँ सारा ज्ञान लेके बैठा हूं, आप करो तो पहले। हाँ चलिए, काम किया, इधर आ जाओ, पैसा लगाओ। एक पेड़ कई लंबी शाखाएं हैं, बरगद आदि, वह तक जो लंबी शाखाओं को पानी के पास तरीके से संचालन करता है, वही है जाइलम। पानी का मतलब जाइलम। आगे बताना 57, फ्लोएम और मांसपेशी क्या है? होता क्या ना। चलिए आगे बढ़िए। न्यूरॉन सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? कार्क एक प्रकार का पदार्थ है और अंतरकोश के रिक्त स्थान के बिना व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित किया जाता है। सुबेरिन क्या है? सुबेरिन है, लिख देना सुबेरिन। एक प्रकार का हाइड्रोफोबिक मटेरियल होता है, वो कार्क उसी से बनता है, हाइड्रोफोबिक मटेरियल है सुबेरिन। हाँ सुबेरिन का सुबेरिन हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, हाइड्रोफोबिक मटेरियल। न्यूरॉन की सबसे लंबी इकाई कौन सी है? एक्सॉन। और सबसे छोटा क्या है? सोमा। क्या है? सोमा लिख देना, सोमा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, एक्सॉन सबसे बड़ा होता है। और ध्यान देना डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ चलता है, कैसे चलेगा?
डेंड्रॉन से एक्सॉन, इसको बना लीजिए कॉपी में। हाँ, तंत्रिका का प्रवाह जो होता है वो डेंड्रॉन से एक्सॉन की ओर चलता है, डी टू ए, देखिए डेंड्रॉन टू एक्सॉन की तरफ चलता है। हो गया। लवकों की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने। तो ये संपन्न हुआ। हाँ। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार और वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।